खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ आर उम्मीद भट्टी साहब, तार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, मरीम नवाज़ साहिबा दोबारा एक मज़ामती सियासत की जानब लौट रही हैं, सख्त गुफ्तगू कर रही हैं। शॉर्ट सुनवाएंगे हम आपको आखिर इसकी क्या वजह, और पूछेंगे ख़ास तौर पर कि ये दो क्यों रवैये सामने नज़र आते हैं, कभी रिकॉन्सिलिएशन और कभी गुस्सा। तो कहीं मायूसी होती है कहीं, या क्या सिलसिला है। इसके साथ देखेंगे कि क्या नैब ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया या करप्शन ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। शायद खाकान आबादी साहब का कहना है जनाब नैब की वजह से तो हम बर्बाद होकर रह गए हैं। इसके साथ ही बात करेंगे तलबा सरापा एहतजाज क्यों है, मलिक साहब से स्टोरी लेंगे क्यों ये आए रोज़ तलबा सड़कों पर होते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी कि एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट क्या चीन के ताल्लुकात तालिबान के साथ और की गुफ्तगू हो चुकी है और आपस में मामला तय पा चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। बड़ी साहब, कि मरीम साहिबा को कोई मायूसी हो जाए तो गुस्सा आ जाता है और फिर उम्मीद लगती है तो खामोश हो जाती है, या कोई और मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल फर्स्ट्रेट हैं बेचारी, क्योंकि जब नवाज शरीफ ने जाना था, इन्होंने पिछले साल जनवरी में जाना था। फिर इन्होंने अपने वालद साहब से कहा कि मैं ये 6 महीने दे दे, 6 महीने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए से मैं इमरान खान की हुकूमत आराम से गिरा सकती हूँ। आपको याद होगा जब पीडीएफ बनी थी तो डेटें दी जाती थी, आर होगा पार होगा, 5 तारीख 6 तारीख। वो तवील अरसा इन्होंने अपने बयानिए की जंग लड़ी। आर्मी चीफ DGISA से रिज़ाइन मांगे, खलाई मखलूक को बुरा भला कहा, अदारों को बुरा भला कहा। खैर मीनवाइल शहबाज शरीफ की मुफाहमत हो जाती है, आपके बकौल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मेरे ख्याल में डील हो जाती है। लेकिन जो आपकी बात में ज़्यादा वजन है, मुफाहमत हो गई, वो आगे बाहर। अब वो इस गारंटी पर आए थे कि अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं चलेगा। अब जब वो आगे बाहर तो उन्होंने, यकीनी बात है, कुछ एग्रीमेंट थे, कुछ गुफ्तगू थी सियासी तौर पे, मतलब कोई तीसरी ताकत नहीं शामिल थी। अगर आप कोई तीसरी शामिल करे तो उसके बाद हमजा साहब भी आ गए, वो दोनों आ गए। तो जब इनकी वो जो था आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी, इवन के ज़ियाउल हक के बारे में भी उधर गुफ्तगू हुई। किसके? अच्छा। ज़ियाउल हक के बारे में कि एक वो मुल्क का, उसने मुल्क को सवारा था, एक जनरल साहब आप सवार रहे हैं। हाँ हाँ अच्छा हाँ। जब वो आप बात करें, जब उनको घेर लिया गया था और मतलब उनके गिर्द ऐसा घेरा डाल दिया गया कि पीपल्स पार्टी वाले दूर खड़े के हंसते रहे, यार ये तो रिजाइन मांगते हैं। तो इन्होंने तो आज ये अस्करी क़यादत को तो कायदे से भी ऊपर ले गए हैं। तो वो खुद परेशान थे। ये आप पीपल्स पार्टी के, आप बरतानिया दौर के जर्नलिस्ट हैं, आप 8-10 लोगों से पूछे, बाकायदा 4-5 में मुकाबला हो रहा था कि तारीफ कौन अच्छी कर रहा है। फिर एक आधे ने यह भी कहा कि जी कोई अलग भी टाइम होना चाहिए, मुझे नहीं पता, आपस में एक दूसरे को कहा। तो वो ये सारी चीज़ें जब मरियम के पास गई तो वो डेस्परेट हो गई। उन्होंने कहा जिस काम के लिए मैंने एक तवील जद्दोजहद की, तो उसको आप बुलडोज करना चाहते हो, आप मेरी मूवमेंट को ख़त्म करना चाहते हो। इस पर मेरा ख्याल है आज गालिबन इन्होंने शायद ये भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने फरमाया है कि मुझे सरपरस्ती या मैं उसकी सुपरविजन करूंगी इलेक्शन की आज़ाद कश्मीर की। आप जरा मरीम साहब भी लगे, आप सुना दे मरीम साहब क्या कह रही हैं। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? कुर्बानियां सर, हाँ कुर्बानी तो सही कह रही है। खुद वो भी जेल में नहीं है, शहबाज शरीफ भी है, नवाज शरीफ भी नहीं है, हमजा भी है, सारे बाहर आ रहे हैं। यही कुर्बानी है, सीधी सीधी बात है। आगे इनको पता जो सिस्टम है, सिस्टम ने इनको यही कहा कि अगर जेल में जाना है तो फिर अवामी सियासत कर लो, चॉइस इज़ योर्स। तो मेरे लिए इन्होंने फैसला कर लिया, हमने अवामी सियासत नहीं करनी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकलाब होगा और बाकी जो मेरे लिए फैसल वाडा की खबर ठीक। क्यों भट्टी साहब, अब दो बयानियाँ हैं, 2.5 बयानियाँ हैं। मेरे मोहतरम, 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, गुत्थम गुत्था हो रहे थे, गालियाँ दे रहे थे एक दूसरे को। मोहल्ले वाले अक्सर परेशान रहते थे कि यार इन्होंने क्या मजाक बनाया, लोगों का जीना दोबर किया हुआ है। हर रोज़ वो एक खिड़की से निकला दूसरे को गाली, दूसरे मोहल्ले का चौकीदार जरा तगड़ा होता है, दोनों बुलाता, एक नूं मारदा, एक नूं पुट्ठे हत्थ दी मारदा, कहंदा जे बस दोवां दी आवाज़ आई ना तो कन्न फड़ा दिया इत्थे ही।
अगले दिन वो बाहर से निकलते हैं तो ज़रा उसको पुराना जोश याद आता है कि मैंने गाल करनी, फिर वो कहता कन्न फड़ा देगा, भाईजान क्या हाल है, मियाँ साहब ठीक हो? हाँ साहब अल्लाह का करम, जींदे रहो, कभी चक्कर लाओ ना, चाह पीजिए। ये हुआ, अब ये नहीं मानेंगे। और मरियम ने कहा पागल हैं। अब मफामत की कोशिश कौन कर रहा है? फैसल वाडा साहब ने क्या कहा, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब से पूछ लो। अब उनके ख्याल में मुज़ाकरत करने की, डील करने की पागल है। तो आपकी और पीपल्स पार्टी और नून लीग की सौतनों वाली लड़ाई माशाल्लाह ज़ियाउल हक ने डलवाई हुई है, आपको याद होगा। नून लीग को उन्होंने उठाया था पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ख़त्म करने के लिए, उधर अब क्यों हमको उठाया था कराची में। एक हिस्ट्री है ना, इसे मैं आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेनज़ीर साहिबा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आपने तो पीपल्स पार्टी से भी डील कर ली थी, आप तो भट्टो के मज़ार पे भी चले गए थे, तो इधर भी डील कर ली, तो क्या फ़र्क है? देखें ना, मलक साहब, कादी साहब, आप कहते हैं कि मरियम को कुछ मिला नहीं, ये माइंड करते हैं, ये क्या माइंड करते हैं? मरियम ने नैब पर हमला किया। आप किसी एक पुलिस की गाड़ी को हाथ लगा दें यूनिफॉर्म को तो आपकी 2 साल ज़मानत नहीं होगी। उसके बाद नैब ने रुख नहीं किया मरियम नवाज़ का। ये मफामत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। या हाँ साहब को भी खबरदार, बस नैब का ठीक है, तू चक्कर चला, लेकिन इस लिमिट च। मैंने बड़ी साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ आप आएंगे मज़ीद चीज़ें। राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को क्या सब ने अबंडन कर दिया है या क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लो जी, फिर भट्टी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब तो पहले शहबाज शरीफ साहब के कैंप में समझे जाते थे या नहीं? अच्छा, मैं एक बात आपको नहीं बतानी, जो वो मर्ज़ी कर लें आप। वो जब ये स्पीकर का खाना था, शाइया था, आर्मी चीफ भी थे, राना सनाउल्लाह की ऑडियो भी कहीं पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ साहब की भी पड़ी हुई है, वो सुन लें, फिर मुझे बताना करोड़ पुल और मरियम है या शहबाज शरीफ है। कादी साहब, इस टेलीविज़न पे कौन क्या करता है? अच्छी बातें हैं, सारे ही अच्छी बातें करते हैं। आज तक किसी ने कोई गलत बात की? उनका अपना अमल देखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर मैं खुद करप्शन करता हूँ और सारा दिन करप्शन करने वालों को गालियाँ देता हूँ तो लानत है मुझ पर। तो ये राना सनाउल्लाह का एक दोस्त था बड़ा करीबी, ये फैसलाबाद में थे, लॉ मिनिस्टर थे, वो गुजरांवाला कहीं सैर करने चले गया और 2-3 महीने सैर ही करता रहा। राना साहब ने बड़ी कोशिश की वो सैर से वापस आए, नहीं आया। राना साहब पूरी गल नहीं दसी, देखो मेरा ताड़ा वादा पूरा किया मैं। तो क्राउड पुलर है या नहीं है? शहबाज शरीफ साहब कमिटमेंट कर चुके हैं और मेरा ख्याल है बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत पूरा टाइम करेगी। अगर इमरान खान साहब ने कि अपने सांपों ने ना मारा, अपने सांपों ने, उनके आस्तीन के सांपों ने, अदरवाइज अपोजिशन से इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं है, ये मेरी राय है। अच्छा बलक साहब, मैं एक ट्रिकी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बात यह है कि ये सर्वाइवल की जंग है शरीफ डायनेस्टी की, तो उसमें ये दोनों गुड कॉप कह लें, बैड कॉप कह लें। आप क्या समझते हैं कि अगर ये एक रिकॉन्सिलिएशन में चले जाते हैं तो ये तो अपने आप को उनके रहम और करम पर डाल देंगे ना फिर? तो फिर इनको क्या ख्याल है कि इक़्तिदार दे देंगे कि क्योंकि इन्होंने मफामत कर ली है? काजी साहब, आपके पास 2 रास्ते हैं। जो पाकिस्तान की मौजूदा रियलिटी की मैं बात करूँ, ये मेरा तबसरा, आप डिसएग्री कर सकते हैं। अगर मरियम और नवाज शरीफ समझते हैं कि हमने पाकिस्तान के लोगों को लेके जाना, अच्छे बुरे की बात नहीं, लोगों की पॉलिटिक्स करनी है, तो फिर नवाज शरीफ का जेल से छोड़ के लंदन जाना नहीं बनता था। मरियम का 6 महीने की खामोशी 6 महीने की लड़ाई नहीं बनती। तो कन्फ्यूजन यहाँ पे भी है पार्टी के अंदर, पहली बात। दूसरी बात है, मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ रियलिस्टिक आदमी है, उसको पाकिस्तान की रियलिटी का पता है। और मैं आपको एक तशरीह भी कर दूँ, वो जो फैसल वाडे ने किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी से ये खामोश मुफाहमत की थी कि 5 साल आप फेडरल इस्लामाबाद आएंगे, 5 साल हम आएंगे, मगर पंजाब मुस्तकिल आपका होगा और सिंध मुस्तकिल आपका होगा। बीच में निकला इमरान खान तीसरा। अब ये नई मुफाहमत ये होगी कि भाई इस्लामाबाद आपका होगा, PMLN जो है वो पंजाब उसको दे दें, सिंध उसको दे दें, सारे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ये लिख लें मेरी बात, ये है मुफाहमत। अच्छा, ये है शहबाज शरीफ। मलक साहब के लिखे पे मैं क्रॉस लगाता हूँ, मेरी राय है, लेकिन इनके लिखे का ये उनकी ख्वाहिश में बात कर रहा हूँ। मलक साहब की राय का एहतराम। इमरान खान बेवकूफ़ होगा कि मुल्क का 62% जो सबसे बड़ी आबादी है उनको दे दे, नवाज पीपल्स पार्टी को सिंध दे दे, और ख़ुद बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में गालियाँ खाता रहे। ये कोई कर सकता है काम? इमरान खान अगर पंजाब उसके पास नहीं रहता तो रहता क्या उनके पास?
वफाक के पास 18वीं तरमीम के बाद रह क्या जाता है? देखें, मरीम साहिबा के पीछे एक सुपर ताकत भी तो है ना, परवेज़ रशीद साहब की। ज़रा मैं दोबारा मरीम साहब को सुनाना चाहता हूँ, ज़रा वो देखिए उन्होंने क्या फरमाया। चॉइस सिर्फ और सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। भट्टी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, कोई मायूसी बड़ी खौफनाक किस्म की हुई है। और दूसरी बात ये कि वो रोल ही छड़े जी सानू ते मायूसी भी है, धमकी भी है और नाउमीदी भी है। हालांकि अगर ये एक काम करती ना, जितना ये फौज को धमकियां दे रही हैं, इन्होंने कहा जिसको आप लाए हैं अपने साथ मरीम औरंगजेब, मरीम नवाज के बाद सीनियर, इनसे ही पूछ लेती कि उधर बात हुई क्या थी। इसके बाद इन्हें बोलने की जरूरत ही नहीं थी। उधर किधर जब ये अंदर मीटिंग हुई थी, और जो तरला मिन्नत कर रहे सन, मीटिंग की होती, मीटिंग होती ताड़ी मेरी इक्वल दी, मैं ताड़ को फेवर लैनी है, मैं ताड़ना की मीटिंग करनी है। अब मैं मुलाजम हूँ, मैंने मालिक से क्या मीटिंग करनी है, मैं उसका मुलाजम हूँ, वो जब चाहेगा मुझे बाहर निकाल देंगे। सिंपल, रॉकेट साइंस कौन सी है इसमें? ये एक देखे ना, ये जो परवेज रशीद साहब के भी ट्वीट्स आ रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे। अच्छा, खबर दे दूं, मलक साहब अपने सोर्सेस से चेक कर लें। स्पेशली शहबाज शरीफ मोहतरम साहब ने परवेज साहब को कहा बस करो, अगे तुसी बेड़ा गर्क करता साडा, अपना बयानिया दफन करो। परवेज साहब को शहबाज शरीफ साहब ने मैसेज भिजवाया है, अगर ये बात गलत होगी तो शहबाज साहब इनकार कर दें, मैं अल्फाज वापस लूंगा। यानी गोया हुए हम दोस्त, जिसके दुश्मन उसका आसमान क्यों हो। ये परवेज रशीद साहब ने कहा है जी कि एक ट्वीट दिखाएं जरा, लिखा है कि मुसल्लह अफवाज को बदनाम करने वाले नासर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, सदर अयूब का इंतबाह। और नीचे उन्होंने कोट किया है जनाब बाजवा साहब को कि मुझ पर नवाज शरीफ ने तनकीद की, बर्दाश्त किया, लेकिन फ़ौज पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब ये तो कुछ और ही चाह रहे हैं इसके अलावा। और मरीम की मीडिया से गुफ्तगू, रेंजर्स ने मीडिया की जिम्मेदारियां भी संभाल ली। अब ये उन्होंने दोबारा से परवेज रशीद, तो परवेज रशीद साहब तो मतलब है कि इंशाल्लाह मंडेला बना के छोड़ेंगे। देखिए, आज अगर नून लीग को जितना भी नुकसान है, मेरा ख्याल है उसमें जैसे इमरान खान की हुकूमत को उनके 2-3 इम्पोर्टेड पैराशूटर जो बैरून मुल्क से आए हैं वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मैं तो इमरान खान की बात करूँ ना, मैं उनका स्पोक्समैन तो नहीं हूँ। इसी तरह जब भी कोई मुरख लिखेगा तो नून लीग में तकसीम और शरीफ फैमिली में तकसीम की वजह परवेज रशीद की तरफ जाएगी, निशानात परवेज रशीद की तरफ जाएंगे। ये शरीफ फैमिली की गुफ्तगू बता रहा हूँ, अपना अंदाज़ा नहीं बता रहा। मलिक साहब, एक चीज़ मुझे बड़ी, यानी मुझे बड़ा इंट्रीग करती है। एक्स लेफ्ट के आदमी हैं, स्टालिनिस्ट रहे हैं अपने ज़माने में परवेज रशीद साहब। आपकी मेरी बहस चलती रही है कुछ साल 2 साल से कि इनकी सोशल बेस कोई नहीं है। आपने मुझसे एग्री किया कि जी नहीं है। ये वाकई परवेज रशीद साहब समझते हैं कि बहुत बड़ी करिश्मेटिक लीडरशिप है या कोई इन्होंने मरवाना चाहते हैं? नहीं काजी साहब, असल में देखिए आप दोनों से इख्तलाफ है। परवेज रशीद हो, ताहिर मलिक हो, काजी हो, व्हाट इज़ लीडरशिप? लीडरशिप मीन डिसीजन मेकिंग। जिम्मेदार फिर नवाज शरीफ है, जिम्मेदार मरीम है, जो भी लीड कर रहा है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि इमरान खान के दाएं बाएं में लोग चवल है, तो वो चवल वही बंदा वो लीडर जिम्मेदार है। ये पाकिस्तान में बड़ी जनरल परसेप्शन है, फलां लीडर तो बड़ा अच्छा, उसके साथ लोग अच्छे नहीं। और भाई लीडरशिप है क्या? अगर परवेज रशीद आपके साथ है तो उसकी जिम्मेदार मरीम है, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। आई विल नेवर क्रिटिसाइज परवेज रशीद। वो उसका किस तरह बन सकता है? फिर लीडरशिप क्या है? अगर परवेज रशीद इतना अहम है और इतना उनको तबाह बर्बाद कर रहा है, तो फिर सबसे पहले नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए सियासत से। तो वट एवर इज़ परवेज रशीद, उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ की है। नहीं, लेकिन ये भी तो देखे ना, कभी इधर कभी देखिए मसला क्या है, नवाज शरीफ का मसला ये है कि नवाज शरीफ कल आपको बता दिया है ना हकान अब्बासी ने कि नवाज शरीफ क्या चीज़ है, ऑफिशियली बता दिया कहाँ से आया क्या है। कभी कभी उसका दिल करता है इनकलाबी होने का, नेल्सन मंडेला बनने का, और वो जब वो बनता है तो फिर जेल जाना पड़ता है, फिर वहाँ कहता है मुझे लंदन ले जाए। यही मसला मरीम का बना हुआ है। एक और भी बयान दिया है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा या गवर्नमेंट की तरफ, जरा देखिएगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस्राइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली गई है? मुझे ऐसा ही लग रहा है। कौम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं, ये गलत है।
देखें ना, माजी में तो कौम के साथ हमेशा ही सच बोला गया भट्टी साहब। कौम के साथ कौम वाहिद चीज़ है जिसको फुटबॉल की तरह हर पॉलिटिशियन ने और हर ताकतवर ने किसके साथ खेला। एक ठुड्डा मारा, इधर से वो चले गया, वो चले गया। उनका मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर। इसराइल पे तो बड़े वाजे बयान आते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और क्या नाम है, आर्मी चीफ मोहतरम कमर बाजा से वादे कर चुके हैं, लेकिन मरियम साहिबा कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देती जिसे इस्टेब्लिशमेंट को उन्हें हिट करने का मौका ना मिले। अब उसकी वजह काजी साहब ये है, देखें उन्होंने इतनी मेहनत की, जेल भी काटी, दोबारा मुस्लिम लीग को 80-90% शहबाज शरीफ ने दोबारा होल्ड कर लिया और मुस्लिम लीग का 80% ग्रुप या जो उनके साथी हैं वो शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ है। मरियम बाहर भी नहीं जा सकी, मुस्लिम लीग नून की एक ख्वाहिश थी सदर बने, उसको लीड करें, वो भी नहीं कर सकी। पीडीएम बनाई, वो भी टूट गई। वालद उनके बाहर, भाई उनके बाहर, सियासी फ्यूचर बज़ाहिर आज के हालात में उनका कोई बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं आ रहा। और ख़ुद भी अपने वालद को अब वो उस तरह फ़ौज पे अटैक नहीं करती जिस तरह माजी में करती थी। तो मेरा ख्याल है वो ये इजराइल के हवाले से जो पॉलिसी मरीम साहब मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल हमें तस्लीम नहीं करना चाहिए और अगर कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। मलिक साहब तो मियां नवाज शरीफ साहब के तो मुंह से बात नहीं निकलती, गजा के बच्चों के गले कटते हैं। तो काजी साहब टू बी ऑनेस्ट विद यू, मरीम जो भी कर रही है ये मीडिया कंजम्पशन है, ये हमारे लिए काम कर रही है टॉक शोज़ के लिए। मुझे तो ऐसे लगता है कि मरीम देख रही है टॉक शो के लिए मैंने कौन कौन से सेगमेंट बनाने हैं। ये सियासत है, आप क्या कर रहे हैं? आपका कोई एक्शन अवामी दिखा दें। इस मुल्क की महंगाई को आपको नज़र नहीं आ रही? इस मुल्क में आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि 40% पाकिस्तानी बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। मरीम को वो समझ नहीं आ रही, मरीम को इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रही है। और कोई सियासत करो, लोगों के अंदर आओ, देखो इमरान खान के साथ क्या होता है। और इमरान खान से इनको समझ आ गई हम लड़ नहीं सकते, लड़ाई किसी और के साथ है, वो ताकत है नहीं। अब देखिए ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज़ ऑल मीडिया मैनेजमेंट, दिस इज़ नॉट सियासत। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब ये जो एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई तो उसमें अमजद परवेज एडवोकेट साहब ने कहा है कि मैं बीमारी की वजह से तकलीफ में हूँ, केस पर दलाइल के लिए मजीद वक्त चाहिए। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह सेहत की दुआ भी करे। हाँ जी बिल्कुल, और किसी न किसी दिन शुरू करना है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मुख्तस कर दें और बाकी केसेस को इस दिन में नहीं रखेंगे। जस्टिस आमिर फारूक हमें 3 हफ्तों का टाइम दें, अमजद परवेज साहब की दरख्वास्त। आप अगले हफ्ते शुरू कर दें ताकि काम शुरू हो, हमें भी तो समझने में टाइम लगेगा। जस्टिस साहब आप आगे फिर ईद की छुट्टियां आ रही हैं, आप बीमार हैं तो बेशक बैठकर दलाइल दे दें। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा आजकल तो ऐसे बेड भी मौजूद हैं कि जिस पर लेट कर भी आप दे सकते हैं। उन्होंने तबाह लाइटर मोमेंट कहा और एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते जस्टिस आमिर फारूक। तो ये क्यों अवॉइड कर रहे हैं? देखिए, अगर ये सच्चे होते, अगर इनका दामन साफ होता, मैं खुदा ना खास्ता किसी को कोई जिम्मेदारी ना, मैं जज हूँ ना थानेदार, ये कहते आज ही शुरू करें ताकि हमारी बेगुनाही साबित हो, हम बाहर जाके प्रॉपर सियासत कर सकें। आप इसी में लगाएं। फिर कहते हैं जी अदालतें 10-10 साल फैसले नहीं करती, और आपका वकील ही टाइम ले लेते हैं। मैं बीमार हूँ, मेरी तैयारी नहीं है, एक दिन एक वकील नहीं आता, दूसरे दिन नहीं टेक्निकल इंसाफ के बाद हमने विक्ट्री साइन भी तो बनाना होता है ना। नहीं काजी साहब देखे ना, एक तरफ आप कह रहे हैं और हम भी कहते हैं कि नैब ने खुर्शीद शाह को 2 साल से रखा है। जब अदालत में जाते हैं आप डेट ले लेते हैं, आर्गूमेंट ही नहीं करते, वो फर्दे जुर्म आयद करते हैं, आप उसमें रुकावटें डाल लेते हैं। पूरे का पूरा निज़ाम तबाह करके रख दिया इन्होंने। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से शफाफ एहतसाब हो। और हाँ, ये इमरान खान की पार्टी भी नहीं चाहती। हाँ, इमरान खान चाहता होगा तो मुझे नहीं पता। इमरान खान की पार्टी में कुछ लोग, कुछ जो करप्शन कर रहे हैं, मलक साहब 3 नैपें बनेंगी आने वाले दौर में। 3 नैप्स। ओह, मैं ये आप आज 3 निशान कह रहा हूँ। इमरान खान के इतने केसेस बन जाएंगे, करीबी लोग और ब्यूरोक्रेट, 3 नैप्स। एक से काम नहीं चलेगा। बशीरिया गल बद गई है। भट्टी साहब इसका तो मतलब है, ये तो बड़ी सीरियस बात आप बता रहे हैं। भाईजान, मैंने तो एक आला सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे रिटायर, तो साहब पे बात हो गई, आपके 3 सेकंड लूंगा। तो मुझे कहते कैसे जा रहा है साहब? मैं कैसा ठीक ही है। कहता एक बात बेटा याद रख ले, अगर आप समझ रहे हो करप्शन में कभी आई है बात या तो समझो तो साहब ठीक जा रहा है, अगर करप्शन वैसे ही है या ज़्यादा है तो समझो
एहतसाब ड्रामा है। अब फैसला आप कर लें। वो तो आपको बहस नहीं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन प्राइम मिनिस्टर साहब से एविडेंस इदारों ने पाकिस्तान में करप्शन में बड़ी है। नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान के दौर में करप्शन बड़ी है। नहीं, आपकी बात सेकंड मैंने कर दी। अब मुझे जरा सुनते हैं अपना क्या कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। आजकल बहुत बोल्ड माशाल्लाह बोलते हैं, मैं बड़ी फैन हो गया उनका जिस तरह की बातें कर रहे हैं। ये भी सुनिएगा। पेट्रोलियम के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वो कह रहे हैं कि नैब जो है वो मेरे कामों में मुदाखलत करता है और नैब के होते हुए मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। ये इस हुकूमत के लोग बयान दे रहे हैं। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि आज आपके पास दो चॉइसेस हैं, या आप नैब को चलाएं या इस मुल्क को चलाएं। जितना नुकसान नैब ने इस मुल्क को पहुँचाया है किसी दूसरे इदारे ने नहीं पहुँचाया। भट्टी साहब, ये जो मजलूम कब्जा ग्रुप है ये कहाँ जाए आप? इतने बेचारे साहब, वैसे सिंपल बात है, अगर आप 90-80% तो ताकतवर तो करप्शन की इजाजत आते ही नहीं, तो ये इनके लिए लीगल कर दें, क्या फर्क है, अमेंडमेंट कर लें, इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि करप्ट लोगों को आगे कानून बेबस है, लाचार है, वो पाँव पकड़ जाता है ताकत वालों के। करप्ट लोगों के आगे चाहे वो किसी भी पार्टी से हो उसको कानून गिरफ्त में नहीं ला सकता। इमरान खान साहब भी इस सिलसिले में पूरी कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हुए। अच्छा काई साहब, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें। इन्होंने एक जो पाल ली है जमात FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नदीम मलिक साहब को नहायत वो काबिल एहतराम है, बड़े तहम्मुल से गुफ्तगू करते हैं, समा में प्रोग्राम करते हैं 8 बजे का प्राइम टाइम में, और बड़ी अच्छी शोहरत है उनकी मेरी इतलात के मुताबिक। एक उन्होंने खबर दी, वो मेरी भी खबर है, कि जज को कहा, किसी ने वीडियो बनाई, उसको FIA ने नोटिस भेज दिया। और यार जिसने उसको जज को ब्लैकमेल किया उसने ठीक किया, उसको नहीं आप नोटिस दे रहे। जिसकी वीडियो बनी उसने ठीक किया। एक अदारे ने बुला के उनको ब्लैकमेल किया, उसने भी ठीक किया। फिर नवाज शरीफ ने बुलाया, उसने भी ठीक किया। सऊदीया ने बुलाया, उसने भी ठीक किया। और जिसने खबर दी उसको FIA तलब कर रही है। ये सहाफत का गला क्यों घोटना चाहते हैं? बल्कि आपने एक और बात याद सहाफत को गोली मार दी। दहशतगर्दी के केस में पूरी बात अभी तो उनको नोटिस हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, नहीं कारी साहब, ये सहाफियों को गोली क्यों नहीं मार देते? सारे सहाफियों को, खुसूसन जो इन पे तनकीद करते हैं। वैसे दिल तो यही करते हैं। वैसे इमरान खान साहब, आपके इर्द गिर्द जो 2 लोग 3 लोग हैं वो अक्सर आपको सहाफियों के खिलाफ भड़काते हैं। एक आर्डर करें, जो हुकूमत में तनकीद करे उन्हें गोली मार दें। एक छोटी सी मैं बात बता दूं, हमारे मुल्क की खतून अव्वल ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया, सिर्फ नदीम मलिक को, और उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या था, आप मुझे एक महजब, एक सही सहाफ़ी लगे हैं, सच बोलते हैं, और मैं सिर्फ आपकी इज्जत के लिए आज आप पता 3 साल में सिर्फ एक इंटरव्यू उनका, और सिर्फ एक बात बताऊं, मैं मलिक साहब के पास वो इतना क्रेडिबल आदमी है। मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेड यूनियन छोड़ चुका हूँ। ख्याल है कि ट्रेड यूनियन हमारी थोड़ी सी दाएं बाएं हुई है। अगर नदीम मलिक को इन्होंने गिरफ्तार किया, हम कर नहीं सकते, हम लड़ नहीं सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, लेकिन एहतजाज करेंगे जब आपके आका परवेज मुशर्रफ 87 दिन लाहौर में एहतजाज किया। 87 दिन। तो नदीम मलिक को अकेले मत समझिएगा। इस तरह तो हर साफी एक प्रोग्राम ही नहीं कर सकता। अगर आप उसको नॉट ए सिंगल एक प्रोग्राम कोई साफी कर सकता है। आपने एक नुकता, नदीम मलिक को क्या मजाक समझो? जब FIA में बशीर मेमन साहब के होते हुए इस केस को कवर अप कर रहे थे आप जिस वक्त मैंने कहा कि जुल्फकार चीमा साहब की एक मुलाकात होती है बशीर मेमन साहब से, एक मैं आपको सोर्सेज के बारे से बता रहा हूं, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो वीडियो किसकी थी, किस आपने खोल के रखना था। तो कवर अप साहब नहीं देखे ना, जब उसने मरियम ने कहा तो इनका काम था जज को बुलाते, जिसने वीडियो बुला के जज को ब्लैकमेल किया, पहले दूसरे तीसरे फरीक ने। और नदीम मलिक ने खबर दी ये जुर्म है, और जो जुर्म कर रहा है वो जुर्मदार में वो कोई जुर्म यार ये FIA इन्होंने किस काम के लिए रख लिया? वो भाई हमें FIA से डराते ये बताते हैं तुम्हारे कंप्रोमाइज थे तो कैसे थे? ये इसके पीछे जो भी है नदीम मलिक के नोटिस के पीछे, याद रख लें, खाली नदीम मलिक नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत सारे साफी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मारे भी खा चुके हैं, खून और पसीना भी बहा चुके हैं।
अच्छा ये पंजाब भी पीछे नहीं इस हवाले से। पिछले दिनों 29 जून को ना एक कानून बन गया, बड़ा मुख्तसर से बात करूंगा। वहाँ मसला ये है कि आप सहाफ़ियों को जाने नहीं दे रहे नई असेंबली में, तो हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी लड़ाई होगी, तो वहाँ कानून बना दिया गया कि अगर कोई बदतमीज़ी करेगा किसी रुकन के साथ, असेंबली के किसी बंदे के साथ, तो उसको 6 महीने के लिए कैद कर देंगे। और स्पीकर असेंबली को हमने अपना, मुझे मामला क्या था वो वही मैंने बताया इजाज़त का। बहरहाल वैसे तो उन्होंने वापस ले लिया। मैं भट्टी साहब की बात को बढ़ा रहा हूँ कि ये हर जगह ट्रेंड आ गया कि आप सहाफ़ी को ना बोलने दें, बस उसको दबा। कादी साहब, कोई भी ताकतवर हुकूमत कोई भी हो, वो न्यूट्रल सहाफ़ियों को गर्दन दबाती है, वो सच सुनना ही नहीं चाहती। वो सच वो समझते हैं जिसमें उनके कसीदे पड़े जाए, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। हमने तो यही देखा। हाँ, पीपल्स पार्टी में इन सबसे ज्यादा बेहतर है पीटीआई और नून लीग के मुकाबले में बर्दाश्त है। आसफ अली जरदारी साहब के साथ वो सदर से गुफ्तगू हो रही थी, मैंने नहायत राय की, लेकिन मैं उस बात पे उसकी तारीफ करते सुनी। ये हुक्मरान तो आपकी बात नहीं सुनता। ये सुना नहीं है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि असेंबली में सहाफियों को दाखिला बंद है। मैंने कम से कम फर्स्ट टाइम सुना है। अगर यकीन नहीं कर रहे थे भट्टी साहब मेरी बात, मैंने कहा ये नामुमकिन है, अभी मुकम्मल नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई तो सेशन ना शुरू करो, सेशन ना शुरू करो। मुकम्मल नहीं है ना, मान लिया तो फिर सेशन क्यों शुरू कर रहे हो? क्या सहाफी खुदा ना खास्ता टेररिस्ट है? यार मैंने तो अपनी दफा कमाल काजी साहब, आपने कभी सुना है कि सहाफियों का असेंबली में दाखिला बंद हो? मुकम्मल नहीं है तो आप सेशन ना करो। नहीं वो अच्छा, वो रिपोर्टर्स है उनके अंदर वहाँ होना। काई साहब, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंटरनेशनल इदारा है सहाफ़ियों का, उन्होंने जो 2% ही, अफसोस की बात मुझे ये मोदी और हमारे इमरान खान साहब का नाम है, उन्होंने 37 जो लोग, कुछ लोग आइडेंटिफाई किए हुकूमतें कि ये जो है ना सहाफ़ियों के लिए। मैं आपको बात बता दूँ, मुमकिन है ये सही है, ये गलत है ना। मैं इन अब ये हमें, मैं आगे खबर दूंगा आपको, जब से आपका टिल्ट चाइना की तरफ आया है, हर वेस्टर्न फंडेड जो इदारा है वो इमरान पर भी मड स्लिंगिंग करेगा। मैं ये नहीं कहता कि वो आइडियल है, ये बड़े मेरे लीडर हैं, मेरे तो हमारे लीडर बेचारे चले गए हैं, किसी और जन्म में वापस आएंगे तो आएंगे, मगर अब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी आपके पीछे डालेंगे, विदाउट बॉर्डर भी आप वो सही वो आप करेंगे, वो करेंगे आपको। वो मोदी के साथ कैसे और आपकी राय में वैसे साफत आजाद है, चलिए उनको निकाल, मैं ये कह रहा हूं वैसे की नेगेटिविटी निकाल, वैसे साफत आजाद है। मैं इनसे समझना चाहता हूं, आपके ख्याल में साफत किस दौर में आजाद हुई? चलो मैंने थोड़ा था, मैंने भी इसका एहतजाज का एक गुमनाम सिपाही रहा हूं। भट्टी साहब, आप तो हमारे सदर रहे हैं। पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली सबसे बेहतर थी। ये तो आपके खिलाफ जाली ट्रेंड बना देते हैं। आज एफआई का नोटिस आया, कल को किसी को नामालूम बंदा आएगा, नामालूम गाड़ी होगी, गोली मार देगी, लाश मिलेगी, 100 साल कातिल नहीं मिलेंगे। ये जिसकी करे कोई पेंटागान के खिलाफ जो है एक भी लॉक करके दिखाएं मुझे, दुनिया के सबसे जिसके गोद में बैठ के ये यहाँ पे साजिशें करते हैं, जो ऑपरेशन साइक्लोन यहाँ पे करके। साहब आप पेंटागन चले गए, कंपैरेटिवली बात करें। अच्छा, पाकिस्तान में आज हम कह रहे हैं चले गए। मैंने वजीर आज़म से मिलकर कहा कि धांधली कर जाल सादा है, मनी लॉन्डर, वो रेटिंग में फ्रॉड करता है, इसको 4 टीवी कर चुके हैं। मैंने टीवियों का नाम लिया, उस पे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ी काम करने की। नदीम मलिक को नोटिस भेज दिया। भट्टी साहब, क्या CNN पे बैठ के जिस तरह अभी आपने ये कहा है कि हम एहतजाज करेंगे अगर हमारे सहाफ़ी के साथ हाई आइडेंटिटी की, अमेरिका में करके दिखाएं? नहीं, किस तरह कंट्रोल लायरिंग सिस्टम है, करके दिखाएं। भाई साहब, अमेरिका में होता है आपका मॉडल अमेरिका है, आपका है नहीं, आपका मॉडल है, हुसैन हक्कानी का मॉडल है जो यहाँ अटैक करते हैं, उनका मॉडल है। वो इसलिए कि आपकी यार्ड स्टिक है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की सहाफत अमेरिका से ज्यादा आजाद है, जो मर्जी मुंह चाहता कह देंगे होएगी। पिछले दिनों में जो वाकया हुआ था, एक साफी हमारे भाई, हमारा दोस्त, जिसको अफेयर किया गया और गलत किया गया, नहीं अफेयर किया जाना चाहिए था, मैं भी कहता हूं, मगर जो उन्होंने गुफ्तगू की है आप किसी वेस्ट में करके दिखा दें। चलिए अब डेमोक्रेटिकली मुझे बता दें, किसी असेंबली के अंदर शकलैन इमाम आपके सामने डेमोक्रेटिकली बात कर रहा था, जिसने सारी उम्र BBC में काम किया है, जरा उसको कोट कर दे, उसने क्या कहा था, बात की थी, करके दिखाओ। मगर हमारा मसला वो नहीं ना, हमारा तो मसला है इंसाफ की बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब की बेशुमार, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हमने लड़ाई लड़ी है, अभी हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, आप जरा BBC पे बैठ के करके दिखाएं ये बात। नहीं, वैसे काजी साहब, ऐसे आपको नहीं पता, लंदन बहुत ज़्यादा एहतजाज होता है, आपको मेरी समझ में नहीं आता आपने ये कैसे बात कह दी। UK में एहतजाज नहीं होता, नवाज शरीफ के घर हर तीसरे दिन हो रहा होता है बाहर, वो क्या होता है? ये होते हैं वहाँ, क्या वो मेला लगता है? हाँ, एहतजाज पूरा मन होना चाहिए। हमारा काम वो लाठी पत्थर उठाना मैं एक और बात, आप बात को कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ।
आप वहां के मीडिया पे बैठ के वही कहते हैं जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट कहती है। मैं नदीम मलक से बात शुरू हो रही थी, मेरे मोहतरम में नदीम मलक से बात हुई थी कि उस बेचारे ने खबर दी और उसने कहा मुझे ये बताया। इस तरह मैं भी खबरें देता हूँ, आप भी खबर सिर्फ ब्रेक पे जा रहा हूँ। मोदी के साथ इमरान खान को कंपेयर करना जो वहां कर रहा है, इससे बड़ी कोई बदयांती इमरान हमें अमेरिका को फॉलो करना चाहिए। वहां पे भी जो बात होती है हमें भी नहीं ना करनी चाहिए। अच्छी बात लिबरल करते हैं, बड़ी अच्छी बात हम तो पहले दिन से हमें फॉलो अमेरिका को करना चाहिए। ब्रेक पे जा रहा है, वही आपका मॉडल है जो क्योंकि जुल्म का माफी को आप फॉलो करते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बट मलिक साहब, ये क्या है, स्टूडेंट्स का क्या इशू है, वाई दे आर सरापा एहतजाज? काजी साहब, मुख्तसर सी बात है, आपको पता है 1.5 साल से कोरोना चल रहा है। अब बच्चे इम्तहान अब किसका लेते हैं? इम्तहान उसका लेते हैं, पहले कुछ पढ़ाएं। आप मुझे पढ़ाएंगे तो मेरा इम्तहान लेंगे ना। तो 1.5 साल में आपने उनको पढ़ाया है नहीं, उसमें मैं कोई हुकूमत को नहीं कह रहा कि वो जिम्मेदार है। इतने हालात है, आपको कोई ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि बच्चों के साथ जो 1.5 साल उनके साथ ज्यादती है वो नहीं पढ़ सके। इसीलिए कल आपके सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड यही था, यूथ सारी गुस्सा निकाल। मलिक साहब, काजी साहब, मैं आपकी प्लीज से हज़ारों मैसेज, मुझे हज़ारों सैकड़ों नहीं लातदाद GNN को फ़ोन आया है कि तलबा को 2 साल कोरोना की वजह से आपने ऑनलाइन जो वजह से क्लासों से बिल्कुल हटके पढ़ाया है और इम्तहान अलग ले रहे हैं, हमारे साथ तबाही ना करें। लातदाद तलबा की। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब चले, हमें तो आपने इंसाफ नहीं देना, आपने कसम खाई हुई है, लेकिन तालिब इल्म नौजवान है, मुल्क का मुस्तकबिल है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर उनका जायज़ मामला तो उसे हल करें, प्लीज़ हल करें। वो मुल्क का मुस्तकबिल है, कोई भी नौजवान हो। अच्छा, हल हम कर रहे हैं, हम हल ये कर रहे हैं कि अगर आपने डॉक्टर बनना है FA करके, तो पहले 1500 रुपये आप देते थे पहला एंट्री टेस्ट, अब वो कर दिया 6000। हमने उनका हल ज़रूर किया। वहाँ से जब आप एंट्री टेस्ट पास करते हैं, फिर आपने डॉक्टर बनना है, फिर MCAT करें। और आप सुन के हैरान रहेंगे, इस कंपनी को जिसको ये ठेका दिया इम्तहान देने का, 3 अरब का ठेका है। ये हमारी रियासत क्या कर रही है अपने बच्चों के साथ? 2 इम्तहान पहले आप देंगे, फिर जब आप डॉक्टर बन जाएंगे फिर आप 20,000 दें, फिर एक इम्तहान दें। यानी कि आप अंदाज़ा लगे आपने कारोबार बना लिया। ये 3 अरब का ठेका दिया है सिर्फ जी, क्या आपने इम्तहान लेने FA पास बच्चों से। तो आप अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? 1.5 साल वो स्कूल कॉलेजों में इनके एंट्री टेस्ट दें, फलां इम्तहान दें, पैसे दें हमें। ये लड़ाई है बच्चों की। चलें भाई, इसको एक हमदर्दाना अंदाज में इसको। अच्छा भट्टी साहब, एक खबर और आई और वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खबर ये है कि, और ये आलमी जो बड़े बड़े अखबार है और वेस्ट, और ख़बर भी अमरीकी ज़राए से आई है। और ख़बर भट्टी साहब ये है कि जो तालिबान के खुफिया जो मुज़ाकरात हुए हैं चाइना के साथ, और उसमें जो चीज़ें, कुछ बहुत सारी चीज़ें तो सीक्रेट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें तय पा गई हैं। और वो ये हैं कि चाइना इज़ रेडी कि वो रीबिल्डिंग करे उसकी, और अफगानिस्तान की। और जो 76 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उनके एक जो सिंकियांग के साथ मिलता है, वहाँ से वो एक रूट भी बनाना चाहते हैं। और वहाँ ट्रेन वो CPEC की रूट होगा, वो CPEC का लादा है। वो ये इधर से होगा, अफगानिस्तान से होगा, और यूरेशिया जिसे आप कहते हैं ना, उसकी तरफ एक्सेस होगी। और दूसरा, उनकी ऑलरेडी एक कापर की बहुत बड़ी माइन है जिस ऑलरेडी $3.5 बिलियन का ठेका जो है चाइना ने वहाँ ले रखा है। और उन्होंने शर्त ये रखी है कि जो एक वहाँ पे है आपकी, जिसे कहते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि चीन के मुताबिक सिंकियांग में दहशतगर्दी में मुबैना तौर पर मुलव्वस है, उसको वो ख़त्म करें। वो कहते हैं कि हम सारा आपको चीन रीबिल्ड कर देंगे। और साथ खबर में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी, वो ये है कि जो फंडिंग आएगी रीबिल्डिंग की अफगानिस्तान में, वो थ्रू पाकिस्तान आएगी। ये स्टोरी क्लेम कर रही है, ये स्टोरी क्लेम कर रही है। तो अब मुझे ये लगता है भट्टी साहब, ये तो मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दी, इसमें और भी बहुत सी यानी उन्होंने ये भट्टी साहब जो इमरान खान का बहुत दिनों से स्टैंस आ रहा था कि वो बोल्डली अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। और जिस तरह ये बॉर्डर और ये क्या कहते हैं, जो उनकी इदारे जो हैं हमें ग्रे लिस्टों में, ब्लैक लिस्टों में डाल रहे हैं। देखिए, इमरान खान की उस ज़रूरतमंदाना फ़ैसला जो रिफ्यूज़ किया बेस देने पर, ग्रे लिस्ट से उस वजह से नहीं निकाला, वरना भारत इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कश्मीर में है। पाकिस्तान ने 27 में से तकरीबन 26 तो मुकम्मल, बाकी सारी इम्प्लीमेंट कर दी हैं। ये अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, हमें डरा रहा है। लेकिन देखें ना, क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे हो चुके हैं, CPEC दोनों मिलकर बना रहे हैं। और चीन आने वाले दिनों में माशी सुपर पावर, उससे आगे कोई नहीं जा सकता।
अमेरिका उस खौफ के मारे पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगा रहा है ताकि चीन को परेशान करे, और इधर जो बेस भी चाह रहा था बेसिकली चीन को डिस्टर्ब करने के लिए चाह रहा था, जिस पर इमरान खान की जरूरतमंदाना। कौन से नाबालग बच्चों को हम रिक्रूट करते हैं, उधर डाल दिया। और ये साफत पे जो इंडिया में जो साफत के साथ हो रहा है, अरुंधति राय को जरा खोल के देखे। इंडिया में यूरेनियम सड़कों पे बिक रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? वो उसे फेटफ को वो नहीं नजर आता, जगह जगह एटम बम बन जाए। हाँ जी, कोई पता नहीं वो आरएसएस पाकिस्तान को अब असूलों पे आने की सजा देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अपना कैंप बदलना चाहता है, दुनिया के हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान अगर देखे ना, अफगानिस्तान रीबिल्ड हो जाता है। आपने $1.5 ट्रिलियन का वहां पे बारूद बिछा दिया, अगर चाइना वहां $200-300 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट कर देता है तो वो क्या बन जाएगा? यानी ऐसे छोटी सी इतला आपके लिए, आपको याद ही होगा पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट ना अमेरिका के भी साथ था। जनरल ज़िया ने जो एग्रीमेंट किया था ना अफगानिस्तान की रीबिल्डिंग पे, जब अमेरिका आया था तो उसका भी रिसोर्स पाकिस्तान से गया था सारा। नहीं, लेकिन कंट्रोल पाकिस्तान के पास एक फ़र्क है। जो अमेरिकी रूलिंग एलीट है ना, वो वॉर कैपिटलिज्म पे बिलीव करती है। वो उनके यहाँ ये राय है कि चूँकि 1930 का जो रिसेशन था वो ख़त्म हुआ जंग से, वो हम जंग से करेंगे। जो चाइना ऑफेंसिव कर रहा है वो तो इन्वेस्टमेंट का ऑफेंसिव कर रहा है, वो तो नोट लेके जा रहे हैं। कादी साहब अमेरिका की बात करते हैं, ये भगोड़े बगराम एयरपोर्ट से अफगान हुकूमत को बताए बगैर रात के अंधेरे में जहाज़ों में भाग गए हैं। और ये भगोड़े हैं, ये जंग लड़ सकते हैं? जंग जज्बा लड़ाता है अमेरिका, ये पैसे कमाए ठेकेदारों ने, जिन्होंने देखे ना यहाँ जो अफगानिस्तान में जो दिहाड़ी लगी है और पैसा जो टैक्स पेयर्स का था, अमेरिका के टैक्स पेयर्स का था। CNN पे करके दिखाएं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि अगर अमेरिका भागने से पहले हमें बता देता तो जितनी इतनी अंधेर नगरी हुई है वो कम होती। कहता हमें बताया ही नहीं है, जहाज लेके उड़ के वो गया सामान लेके, अपने जसूसी हालात लेके। ये तो इनकी असलियत है। तो कहते हैं हम इनकी जंग लड़े। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये अगर बात है ऐसे ही जैसे अमेरिकी, और ये भी, हाँ ये भी जरा पढ़ लें कि 700 जो हम भी हैं उन पर वो छोड़ के भाग गए और उस पर वो अब माशाल्लाह उन्हें 9 नंबर वैगन के तौर पे देखिए एक अफगानिस्तान की मेट्रो है, ये मेट्रो चल रही है। अच्छा, अफगानिस्तान में अब तो बेचारे स्क्रैप का, आपको पता है वहाँ स्क्रैप का काम होता है, जितने अरसे से वहाँ बम फेंके गए। तो इसका मतलब अमेरिका को चाइना रिप्लेस कर रहा है, जो इस खबर से मुझे समझ सारी दुनिया में रिप्लेस कर रहा है भाई साहब। तो चाइना, फिर इसका मतलब अमेरिका ने गिव अप कर दिया कि हम भाग रहे हैं चाइना जाने, और गिव अप तो नहीं करता। बरतानिया ने गिव अप किया था। तो यही सवाल जब बरतानिया की साम्राज्य मर रहा था या पसपाई पे था तो क्या वो गिव अप अपनी मर्जी से? तो यही सवाल है मेरा कि चाइना को कितना फ्री कम्स फ्रॉम विद इन। जो देखे ना, जो आपने वो फिल्म देखी है, बड़ी मशहूर फिल्म थी फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो जब फिल्म खत्म होती है ना तो उसके नीचे एक टाइटल चलता है थोड़ा सा, उसमें पता है सुन ले, पहले बात सुन ले। वो लिखे कि कोई भी तहजीब या रियासत या इंपीरियलिज्म बाहर किसी अटैक से नहीं मारा गया, खत्म हुआ। वो अपने अंदर से विदर करता है, अंदर से मुरझाना शुरू करता है अपनी मैं एक हिस्ट्री की खबर इंटरेस्टिंग है, मेरे ज़हन में आ गई। बरतानिया गया अफगानिस्तान से इसी तरह, फिर उसके बाद सोवियत यूनियन गया, आज हमने अमेरिका जाते देखा, और चौथा कमिंग इन चाइना। अल्लाह खैर। लेकिन मलिक साहब, मेरा गिला आपसे यही है कि जब हम ये कहते थे आपके वेस्टर्न लिबरल भाइयों को, जो अमेरिका के माशाल्लाह टॉर्च बेयरर ऑफ सिविलाइजेशन, तद नहीं सी सुन दे गल। चाइना इज कमिंग विद मनी ओवर देयर, दे आल्सो केम विद मनी। लेकिन ठेकेदार कैपिटलिज्म है, लेकिन बात फर्क क्या है? ये बंदूकें लेके आके वहां पे बिछाने आए थे, वो रोड बनाने आ रहे हैं। ये यहाँ पे कारपेट बमिंग करने आए थे, वो वहां पे रीबिल्डिंग करने आ रहे हैं कि सनू यूरेशिया का रास्ता दो। अच्छा। और अब आपका क्या किरदार है कि ना अफगानिस्तान में उसी बर्बाद किया, उन्हें तरक्की नहीं होने देनी। दिस इज व्हाट एंड द कैरेक्टर ऑफ द वेस्टर्न लिबरल्स हु सपोर्ट दीज ਜਿਹੜੀ बर्बरीयत तो सपोर्ट करते हैं। बड़े नेक लोग हैं, बड़े नेक लोग। कौन नेक? चाइना के बड़े नेक लोग। नेक हों या बद हों, आप पहले अपना बताएं ना, जिनको सपोर्ट करते रहे आप मुझे बताएं ना, क्या अशर कर दिया यहाँ? ऑपरेशन साइक्लोन क्या था? आपकी समाज तबाह, हेरोइन, कलाशिनकोव कल्चर, मेरा ख्याल सारी सियासत को मेरा ख्याल अफगानिस्तान कर लीजिए। नहीं कायद साहब, मेरा ख्याल है हमारे अफगानिस्तान भाइयों ने 20 साल बहुत ज्यादा 20 साल बड़ी साहब 78 से मौत का नाच देख लिया। अब वहाँ भी अमन आनी चाहिए, वहाँ को भी लोगों को तरक्की मिलनी चाहिए। अगर वहाँ अमन आया तो पाकिस्तान में भी अमन नहीं रहेगा। ये लिख लीजिए। ये जदीद दौर के हलाकू खान हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस बताएंगे।
ये जंगों के जरिए कारपेट बम्बिंग करके खिलौना बमों से बच्चों को मारने वाले हमें बताएंगे कि तहजीब क्या होती है। अब FIA और उनको भी शर्म आनी चाहिए। FIA यूनिवर्सिटी बना रही है जर्नलिज्म सिखाने का, आप इंशाल्लाह सब क्लासे लिया करेंगे। पाकिस्तान एक और भी काम कर रहा है, अपने हमारे इमरान खान साहब ने ईरान के सदर साहब को फ़ोन किया और उन्होंने समझने की कोशिश किया और पाकिस्तान ने कहा कि अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में गड़बड़ होती है तो हम बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे शहर बनाएंगे, वो लोग पाकिस्तान में किसी सूरत नहीं आएंगे, अगर मुहाजिरीन आते हैं तो वो वहीं पे रहेंगे। ईरान का मॉडल है। ये बड़ा सीरियस इशू है आपके मुल्क में। अगर अफगानिस्तान में खुदा ना खास्ता नजर आ रहा है, कल देख तो लिया, 10 से 15 लाख मिनिमम अफगान आ सकते हैं। इसके लिए आपकी फौज, खुसूसन मैं जिसकी तारीफ करूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी इंटेलिजेंस काम कर रही है। खबर जो खुद फाइनेंशियल टाइम्स दे रहा है, अगर वहाँ रीबिल्डिंग करें और वहाँ पे जाके अपने गमाश्तों के जरिए साजिशें करके डिस्टेबलाइज ना करें मजीद, और की था अमेरिका ने डिस्टेबलाइज करने के अलावा इस रीजन को? इराक के साथ क्या किया आपने? किधर की है जमहूरियत इराक की? शाम में क्या किया? यमन में क्या किया? जहाँ ये दरिंदे गए हैं इन्होंने जिंदगियां बर्बाद और उजाड़ के रख दी हैं। इधर भी वो जाल बिछा के गए हैं, तालिबान के ग्रुपों को तकसीम करने की कोशिश गए हैं, 4 ग्रुप बन चुके हैं। अल्लाह करे कि अफ़गानिस्तान में अमन रहे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर अमन नहीं होगा, खाना जंगी होगी, तो पाकिस्तान का नुकसान होगा बस। नहीं, लेकिन भट्टी साहब वो तो चाहते हैं ना कि देखें ना, आज मैं उनको सुन रहा था, क्या नाम है उनका, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं पाकिस्तानी स्कॉलर, नजम जो है, वो कह रहे थे कि वो उससे बड़ा मैस क्रिएट करके वापस जा रहे हैं जितना मैस पहले था। पहले तो कोई मैस नहीं था वहाँ पे, इनकलाब जो 78 का आया था उसको अगर होने अपने मुल्क में वो करते जो उन्होंने करना। कल की मैंने आपको बताया था 23 वर्ल्ड आर्ट तो कल लड़ रहे थे, कल की एक दिन की मैं आपको खबर दे रहा हूँ। 23 ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं जो ग्रुप्स में लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो लड़ाई तो कभी अमन नहीं लाएगी। कि जब पीछे से उन्हें कुमक मिलेगी। अब इस खबर का एक और हिस्सा भी है, ये जो 4 मुल्क है ना जिसमें शामिल होते हैं, ये काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान, इससे डायरेक्ट बात की है जो वज़ीर ख़ारजा हैं चाइना के, कि आप जो है ये जो इनको आप हमारा ये रीजनल इशू है, ये अकेला तो नहीं होगा, ऐसे नहीं। देखिए ना आप, हम ये कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं उज़्बेकिस्तान और काज़किस्तान कि जी वहाँ पे दहशतगर्दी हो, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अमेरिका तो टू बी ऑनेस्ट विद यू बड़ी पॉजिटिव है, पाकिस्तान के लिए तो बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ही बंदरगाह उनके पास है नहीं। अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो फिर चाइना की डिपेंडेंस पाकिस्तान पे। लेकिन ना मलिक साहब प्रॉब्लम, और मैं आप थोड़ी सी जो आपने खबर का रेफरेंस दिया भट्टी साहब, उसमें पता क्या लिखा हुआ है कि चाइना पाकिस्तान का बंटवा है, ये भी जरा मैंने कहा बता दें आप। आहो, उसने कमेंट किया किसी उसके डिप्लोमेट ने, उसकी राय है, हम मान लेते हैं भाई उसकी। तो देखिए यार, बात यह है कि मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन की वजह बनेगा। अगर अफगानिस्तान में खुदा ना खास्ता खानी जंगी होती है, उसके असरात पाकिस्तान में भी आएंगे, जिससे हमारी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि अमेरिका याद रख ले, भागते हुए भगोड़ा अफगानिस्तान से छुप के भागा आधी रात को, लेकिन उधर खाना जंगी के आसार पैदा कर गया है। जैसे मलिक साहब ने निशान उजाड़ दिया, आपने वियतनाम उजाड़ दिया। अच्छा, ये अब एक और बात भी कर लेते हैं जाते जाते। इमरान खान साहब ने कहा जी कि प्रोटोकॉल हम ख़त्म करने लगे हैं। ये ज़रा सुनते हैं अपने वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात नशरियात। वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिपोर्ट आई है कि कई हुकूमती अकाबरीन, जिनमें सूबाई जो हमारे पार्टी के आला ओहदेदार हैं और वफाक में भी, वो प्रोटोकॉल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहां पर भी एक्सेसिव प्रोटोकॉल होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब उसके ऊपर एक्शन लेंगे। काजी साहब सिर्फ 30 सेकंड। डॉन के चीफ रिपोर्टर है सनाउल्लाह गालिबन, उन्होंने मुझे बताया था, वज़ीर-ए-आज़म साहब शायद आप तक ये खबर ना पहुंचे, एक वजीर था, उसका महकमा छोड़ा, उसने अपने फैमिली को 10 सरकारी गाड़ियां दे दी। दूसरा वजीर आया, उसने गाड़ियां मांगी, गाड़ियां वापस नहीं की तो पेट्रोल बंद कर दिया। वजीर कौन है? प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पता कर सकते हैं, आपके पास वसाइल। लेकिन मैं एक और बात करता हूँ, ये जो कॉस्मेटिक जो इश्यूज होते हैं ना, ये तो आप करें। आप पहले देखें बिजली में हमारे जो है वो 1000 अरब फिर वजीर अगर अपनी फैमिली को सरकारी 10 गाड़ियां दे जाता है, वो ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि बड़े कामों को हाथ डालें, इनको भी डालें, प्रोटोकॉल खत्म करें। जिस तरह याद, वो कौन था जो मारा गया था नार्वे का? नहीं, वो मुझे याद है, वो तो खान साहब ने गवर्नर हाउस भी खत्म करना था, वजीर आज़म उसका बनाना था, यूनिवर्सिटी बनानी थी। 3 साल मैं कह रहा हूं, एक वजीर जिस वजीर के महकमे की वो 10 गाड़ी लेके, उस वजीर को खान साहब को आपने कह दी उसका नाम पता करें, वो कर लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। चले हो, अल्लाह करे जी। मैं कहता हूँ कि प्रोटोकॉल भी खत्म करें। पहले इन्होंने ये कैंपों का, ये जो कैंप ऑफिस बनाए हुए थे वारदाती, तनख्वाह नहीं लेते, बट शिकायतें
शिकायतें बहुत ज़्यादा कि थोड़ी है, ज़रा थोड़ी सी छोटी सी खबर दे देना हमें भी। शिकायतें इतनी है कि यार वज़ीर आज़म साहब खुद पता कर लें कौन सी, जब उसकी वजारत बदली तो अपनी फैमिली को उसने 10 गाड़ियाँ दी। ये वज़ीर आज़म वेरीफाई करें, मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, उन्हें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आएगी उनके पास। अच्छा चले, आपके एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेसी का क्या करेंगे, उनका प्रोटोकॉल रहेगा? ब्यूरोक्रेसी का शहबाज शरीफ की उम्र से ज़्यादा प्रोटोकॉल हो चुका है, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अगर किसी सरकारी मुलाजिम है जो मेरे टैक्स पे चलते हैं, वो जो जिसे शौक है तो मुनाजरा कर ले। आपका एक अफसर कोरोना के दौरान सेक्रेटरीट कमो बेहतर पूरा साल नहीं गया, वो घर से आला तरीन अफसर घर से काम करते रहे होंगे मेरे ख्याल में, काम डालते रहे। तो सही हुक्मरान तो फिर ये हुए ना असल बादशाह सलामत। तो और ये इसकी बात वज़ीर आला पंजाब को भी पता है। अब वज़ीर आला बुज़दार साहब को अब लाइन पे ले लें। नहीं भट्टी साहब, ये तो फिर देखे ना, अब आप कहेंगे कोई यहाँ पे बोल्शेविक इनकलाब तो नहीं आया था ना, ये वही सिलसिला चल रहा है, उसमें कोई बेहतरी की कोशिश खान साहब कर रहे हैं, होगी नहीं होगी। हाँ, खान साहब की कोशिशें की बात मैं भी कहता हूँ, यहाँ तक ठीक, मतलब कर रहे हैं वो, हो रहा है, लेकिन बहरहाल बात असल वही है जो फिर मैंने कहा था ना। नहीं, उनके मंसूबे तो बड़े अच्छे होते हैं ना, यूनिवर्सिटी बनानी थी, फिर वो कट्टा बच्चा भी एक स्कीम थी, और चूज़ों की भी एक स्कीम थी, स्कीमें तो बड़ी अच्छी आती हैं खान साहब की, काफ़ी। नहीं देखिए, मुझे आपके दुख और तकलीफ का बड़ा अंदाज़ा है, बहुत रंज बड़ा रंज है आपको जो उन्होंने निकाला है। वैसे गल एक ही काम ठीक किया वैसे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।